ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं राइट इशू क्या होता है और क्या अपने जनरल कंडीशंस वगैरह हैं वो सारी समझते हैं क्या होती है। राइट इशू बेसिकली कैसे एप्लीकेबल होता है वो समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन ऑफ ऑन राइट इशू। ठीक है, आईसीडीआर एक अपना सेबी का रेगुलेशन है 2018 का, काफ़ी भारी रेगुलेशन है। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में और इसमें समझते हैं राइट इशू के लिए क्या कंडीशंस हैं इस रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन ऑन राइट इशू। Right issue means an offer of specified securities by a listed issuer to the shareholder of the issuer as on the record date fixed of for the said period. ठीक है, यहाँ पे आप राइट इशू सिर्फ जो आपके लिस्टेड शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे ना, उसी को राइट इशू दिया जाता है। ठीक है, और एक फिक्स डेट सेट करी जाती है और उस डेट तक आपके पास अगर कोई भी क्या बोलते हैं शेयर्स हैं आपकी कंपनी के, तो जो भी प्रपोर्शन या फिर जो भी डिसाइड किया होगा उस हिसाब से आपको राइट इश्यूज़ होंगे। देखो क्या बोला हुआ है। राइट इशू मीन्स एनी ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू द शेयर होल्डर ऑफ द इशूअर as on the record date fixed on the said purpose. An issuer offering specific securities of aggregate value of 50 crore rupees or more through a right issue shall satisfy the condition as specified under SEBI ICDR Regulation 2018 at the time of filing the draft letter of offer with the SEBI and also at the time of filing the final letter of the offer with the stock exchange as the case may be. ये सारी चीज़ों के लिए सेबी के पास से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा और एग्रीगेट वैल्यू आपकी हो सकती है राइट इशू की 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, कंडीशंस पहले फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए राइट इश्यूज़ के लिए राइट इशू आप एलिजिबल होते हो इशू करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एंटिटीज़ हु आर नॉट एलिजिबल टू मेक अ राइट इशू। इसकी रेगुलेशन नंबर ध्यान रखना, 61 रेगुलेशन में बात करी हुई है, आईसीडीआर की ही रेगुलेशन है। एंटिटीज़ हु आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग एन राइट इशू। An issuer shall not be eligible to make a right issue or specified securities if the issuer, any of its promoter group or director of the issuer are debarred from accessing the capital market of the SEBI। उन लोगों को मना कर रखा है कि भैया तुम नहीं कर सकते हमारे पास, या कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग या कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप नॉट एलिजिबल हो टू इशू राइट इशू। If any of the promoter or director of the issuer is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing। आप किसी डायरेक्टर प्रमोटर हो दूसरी भी कंपनी में और उस कंपनी को मना किया गया है, तो आप इस कंपनी में भी मना कर दिए जाओगे, आपको नहीं मिलेगा राइट इशू। तीसरा, इफ एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पे अपन ने पहले वीडियो बनाई हुई है, नहीं वापस से बनाएंगे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि एक तरीके से होता है भगौड़ा, जो कि इंडिया का पैसा लेके भाग गया है, जैसे अपने विजय माल्या और नीरव मोदी वाले जो केस रहते हैं, वैसे वाली चीज़ें, वैसे वाले लोग, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आपने फॉलो किया तो आपको नहीं एलिजिबल हो आप राइट इशू करने के लिए। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ है देखो, द रिस्ट्रिक्शन अंडर क्लॉज ए एंड बी अबव विल नॉट अप्लाई टू द पर्सन और एंटिटी मेंशन देयर एंड हु वर डिबार्ड इन द पास्ट बाय द सेबी एंड द पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ओवर एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट लेटर ऑफ। ठीक है, उसका ड्राफ्ट लेटर ख़त्म हो चुका है, मतलब पहले कुछ था और ड्राफ्ट लेटर अगर ख़त्म हो गया है तो फिर उसके ऊपर ये एलिजिबल नहीं होगा और अपना केस ख़त्म ही हो गया ना उसका, उसने उसके लिए भुगतान कर लिया, तो वापस से थोड़ी बोलोगे कि हाँ भैया तूने 10 साल पहले कोई जुर्म किया था और अब तेरे को वापस से जेल में डालेंगे, जबकि वो 10 साल पहले वो जेल में रहकर आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं जनरल कंडीशंस फॉर राइट इशू। जनरल कंडीशंस क्या है राइट इशू करने के लिए। रेगुलेशन है 62, सिंपल है, 61 अपन ने देखी, अब है 62, याद करने के लिए बहुत ईजी। आईसीडीआर के अपन उसके हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, राइट इशू उसी के हिसाब से शॉर्ट कंटेंट दिया हुआ है 1.5-2 पेज का, तो वैसे ही कवर करेंगे, इससे ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, देखते हैं जनरल कंडीशंस फॉर राइट इशू। द इशूअर मेकिंग अ राइट इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल इंश्योर दैट इफ it has made an application to one or more stock exchange to seek as an in principle approval। इन प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट अपन को पता ही है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति, सुपीरियर व्यक्ति मना कर देता है और किसी जूनियर अथॉरिटी वाले ने हाँ भी बोल दी है उस चीज़ के लिए,
तो जूनियर वाले की भी मना ही मानी जाएगी अगर सीनियर वाले ने मना कर दिया, ठीक है। तो पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाला केस उसको ऐसा बोला जाता है कि अगर क्या बोलते हैं जो सीनियर की हाँ है तो ही हमारी हाँ मानना, और हमने अगर हाँ करी भी है और सीनियर की ना है तो हमारी हाँ भी ना हो जाएगी, तो दैट इज़ इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि उसके बेसिस पे ही हमारी हाँ ना डिसाइड होगी। It has made an application to one or more stock exchange to seek in principle approval for listing of its specified security on such stock exchange and has been chosen one of them as the designated stock exchange, ठीक है। पहले आपको in principle approval की condition fulfill करनी है। दूसरा, all its existing partly paid up equity shares have either been fully paid up और have been forfeited, ठीक है। सारे शेयर्स जो भी होंगे वो फिर फुल्ली पेड अप ही हो सकते हैं, अपन को पता ही है ये चीज़, जनरल कंडीशन ही है, और अगर नहीं है तो फॉरफिट करने पड़ेंगे आपको वो शेयर। तीसरी कंडीशन, इट हैज़ मेड फ्री फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स टूवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर्पज टू बी फंडेड, ठीक है। जो भी अपने पैसा यूज़ किया है उसका 75% आपको बिजनेस के लिए और प्रोजेक्ट्स पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है, मतलब जिसके लिए पैसा मांगा है तो उसी के लिए यूज़ करोगे ना, तो ठीक है। जनरल कंडीशंस ही हैं। आगे देखते हैं द अमाउंट ऑफ, चौथा, ठीक है। बेसिकली तो ये दूसरा है, पर जो सब कंडीशंस थे उस हिसाब से चौथा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू in the draft offer document and the offer document shall not exceed 25% of the amount being raised by the issuer, ठीक है। जनरली है 75% आपको अगर प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो बाकी बचा वो 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी इंटरनल खर्चे होते हैं ना कंपनी के, उस सब के लिए 25% यूज़ कर सकते हैं और उतना ही करना है आपने, ठीक है। नॉट एक्सीड 25%, तो दैट आर द कंडीशन फॉर राइट इशू। तीसरा, द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड सच ऑब्जेक्ट्स वेयर द इशूअर कंपनी हैज़ नॉट आइडेंटिफाइंग, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें भी बात यही करी है कि आप जो स्पेसिफाई किया हुआ है उसी में आपको यूज़ करना है, और जो भी जनरल स्पेसिफिक पर्पस है तो वहाँ पे आपका 25% से ज़्यादा पैसा यूज़ नहीं होना चाहिए। Provided further that such limit shall not apply if the purposed acquisition of or strategic investment objects has been identified and suitable specific disclosures about such acquisition or investment are made in the draft offer document and the offer document at the time of filing of the offer, ठीक है। आप अगर जब ऑफर कर रहे हैं उसमें आपने कुछ पहले से ही डिस्क्लोज कर दिया कि देखो भैया हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इतना हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, मतलब जो 75% वाला था वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इतना हमने यहाँ लगाना है, इतना यहाँ, पहले ही डिस्क्लोजर आपने कर दिया है ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे, तो फिर वो चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, where the issuer or any of its promoter or director is a willful defaulter or a fraudulent borrower, the promoter or promoter group of the issuer shall not renounce the rights except to the extent of renunciation with the promoter group, ठीक है। अगर वो लोग willful डिफॉल्टर और fraudulent borrower वाले उसमें आते हैं प्रजाति में, कैटेगरी में, तो फिर उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर शेल नॉट रेनाउंस देयर राइट्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द रेन्यूनिसेशन विद इन द प्रमोटर ग्रुप। उन लोगों के बीच में ही आपसी सहमति नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे राइट्स नहीं है, इसको दे दो, और ठीक है वही वाली चीज़ें हैं कि आप इधर उधर हमें घुमा रहे हो और पब्लिक का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपने नहीं करना है। पांचवी कंडीशन देखते हैं, वेयर द इशूअर हैज़ इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। वेयर द इशूअर हैज़ इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स, ठीक है यार, अभी वहाँ कहाँ जाओगे, सिंपल यही देख लो। एसआर इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एसआर इक्विटी शेयर होता है कि किसी भी शेयर के ऊपर आपको एक सुपीरियर वोटिंग राइट दिया जाता है, बाकी सारे ऑर्डिनरी शेयर की तरह ही होता है एसआर इक्विटी शेयर भी, बस ये होते हैं सिर्फ प्रमोटर के पास ही, ठीक है। तो प्रमोटर के पास ही होते हैं, तो आपके पास कुछ सुपीरियर अथॉरिटी रहती है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स रहते हैं कि आपके पास कुछ क्वांटिटी के बेसिस पे मिनिमम 2:1 हो सकता है, मैक्सिमम 10:1 हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास वोटिंग राइट की जो क्या बोलते हैं औकात है वो बढ़ जाती है। वेयर द इशूअर हैज़ इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर और फाउंडर्स, देन सच एसआर इक्विटी शेयर होल्डर शेल नॉट रेनाउंस देयर राइट्स एंड द एसआर शेयर्स। रेनाउंस का मतलब देखो ये होता है
मुझे नहीं चाहिए, इसे दे दो, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। Then such SR shareholders shall not renounce their rights, and the SR shares received in a right issue shall remain under lock-in until conversion into equity shares। ठीक है, उसको आप अपने पास रख सकते हो, पर अगर आपको ऐसा करना है ना कि किसी और को देना है, तो आपको उसको पहले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप किसी और को दे सकते हो। अंडर लॉक इन until conversion into equity shares having voting rights same as that of the ordinary shares along with the existing SR equity shares। ठीक है, अपनी आपको शेयर होल्डिंग पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने जो भी राइट आपको देने हैं ना, देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर पहले अपने राइट्स हमारे उसको मतलब कन्वर्ट करवा लो, उसी के बाद ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अपने एक और टॉपिक ख़त्म कर दिया, राइट इशू अंडर ये क्या बोलते हैं अपना सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ठीक है, अपन ने इसमें जनरल कंडीशंस वगैरह समझी और कौन एलिजिबल है कौन नहीं है वो एक बार अपन ने देख लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।